Dear students, welcome back. Second time in a day because today is Super Saturday हम लोगों के लिए, जबकि CUET PG की जो ऑफिशियल आंसर की है पॉल साइंस की और सभी पेपर की NTA ने रिलीज किया मे बी यस्टरडे लेट नाइट। तो आज तो मेहनत बनती है, इसलिए मैंने सब काम छोड़ के इसको जो है इस वीडियो को मैं लाया बिकॉज आई नो वेरी वेल कि हजारों स्टूडेंट मेरे इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। यहाँ पे मैं एक फनी बात बता दूं कि टुडे आई वाज फ्लडेड विथ रिस्पॉन्स शीट। मुझे बहुत स्टूडेंट ने भेजा, सर ये मेरा रिस्पॉन्स शीट है, प्लीज एनालाइज कर दीजिए। बट बहुत विचित्र सी बात है, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ स्टूडेंट मेरे कैसे बिहेव करते हैं। नन ऑफ देम सेंड देयर आंसर की। सो ऑफिशियल आंसर की यदि नहीं है, और आपको एक बात पता है कि हर स्टूडेंट का आंसर की का सीक्वेंस अलग होता है इसमें, बिकॉज ये कंप्यूटर से रेंडमाइज सीक्वेंस अलग अलग होती है। तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। फिर मैंने कुछ स्टूडेंट को रिक्वेस्ट किया, अनफॉर्चुनेटली सम ऑफ देम सेंड देयर रिस्पॉन्स शीट विथ आंसर की, तो मैं उसको एनालाइज कर पाया। सो थैंक यू जिन्होंने भी मेरी बात को समझा और उन्होंने भेजा, और मेरे टीम ने भी बहुत ही मेहनत से इसको जो है अरेंज किया आपके लिए। सो उन सब के मेहनत के बदौलत और कंट्रीब्यूशन चलते ये वीडियो आपके सामने। चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं। CUET PG 2024 पेपर एनालिसिस पॉलिटिकल साइंस ऑफ कोर्स, जो सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होगा। इससे पहले क्वेश्चन आंसर का दौर करें शुरू। आपको थोड़ा गुस्सा भी आएगा कि सर अभी ये क्यों बोल रहे हैं, लेकिन बोलना जरूरी है क्योंकि अभी भी आप लोगों को, बहुत लोगों को पता नहीं है, तो उनको हार्म हो जाएगी कि यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं JMI, AMU, CPUT उड़ीसा, CPG असम और अदर PGET जो कि बाहर हैं अभी भी CUET PG से, तो वो बैच अभी जस्ट स्टार्ट हुए, उसके बारे में यहाँ पे डिटेल दी गई है। आप इसको यदि ज्वाइन करना चाहते हैं तो नेम, टेलीग्राम ID एंड मोबाइल नंबर आप paulsciencehelp@gmail.com पे भेजें। और जो नेट JRF की बैच है वो ऑलरेडी चल रही है, यदि उसको ज्वाइन करना चाहते हैं जून बैच को, तो यहाँ डिटेल दी गई है, पढ़ सकते हैं। और मेल करें paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। ध्यान दीजिएगा ये मेल ID अलग है। और ये बुक के बारे में भी आपको बताना बहुत जरूरी है क्योंकि SAU के बारे में इतने स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कोई गाइड है या नहीं। बिल्कुल गाइड है, जो अमेजन पे किंडल वर्जन में एट नॉमिनल कॉस्ट अवेलेबल है। और CUET PG की गाइड जो है आपको अभी जो एग्जाम जो मैंने जिसका नाम लिया उसके लिए भी वो उतना ही इंपॉर्टेंट है। और पॉल साइंस कि कोई भी यदि एग्जाम हो जिसमें ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस है, तो ऑब्जेक्टिव पॉल साइंस जो 1500 MCQ इज द गोल्डन बुक। इन सब की यहाँ पे जो है डिस्क्रिप्शन में तो क्लिकेबल लिंक होगी, यहाँ पे ये लिंक दी गई है जिसको आप देख सकते हैं। वैसे अमेजन पे जाके यदि आप पॉल साइंस हेल्प लिखते हैं तो आपको सारे गाइड आ जाते हैं। चलिए अब हम लोग जो है क्वेश्चन आंसर का दौर करते हैं शुरू। कुछ कुछ क्वेश्चन जो है छोटे आपको फंड दिख सकते हैं यदि आप मोबाइल से देखते हैं, लेकिन मैंने इसको बड़ा करने की कोशिश की है। यहाँ पे आप गौर कीजिएगा कि मैंने डिफिकल्टी लेवल भी लिखा है। D मतलब डिफिकल्ट, M मतलब मीडियम और E मतलब इजी। तो एक बार लिख देते हैं। D का मतलब है डिफिकल्ट, M का मतलब है मॉडरेट, मतलब बीच में है, मॉडरेट, एंड E तो इजी, आप आराम से गेस कर सकते हैं। यहाँ पे कहीं कहीं पे मैंने M/D लिखा, M-D लिखा, इसका मतलब मॉडरेट टू डिफिकल्ट है, और उसको जब मैंने काउंट किया है बाद में तो डिफिकल्ट में ले लिया है। यहाँ पे एक बात मैं और आपको बताना चाहूंगा कि पिछले जो 2 बार मैंने एनालाइज किया उसमें मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट था। मैं अपने हिसाब से इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट करता था, जो मुझे लगता था कि मैं बच्चों को गाइड कर रहा हूं। लेकिन इस बार के पेपर में जो मैंने इजी, मॉडरेट और डिफिकल्ट किया है वो आपके नजरिए से, बहुत जो स्टैंडर्ड स्टूडेंट होते हैं उनके नजरिए से मैंने किया है। तो आपको थोड़ा सा ये लगेगा कि कुछ क्वेश्चन को मैं बोल रहा हूं डिफिकल्ट जबकि आपको वो मॉडरेट लगेगा, कुछ क्वेश्चन को मैं मॉडरेट कर रहा हूं जो कि इजी लगेगा। थोड़ा उस साइड में मैं ले गया हूं, उसके चलते जो है आपको ये थोड़ा लग सकता है, लेकिन इससे क्या होगी कि हम ज्यादा रियलिस्टिक असेसमेंट कर पाएंगे कट ऑफ का। ओके, यहाँ पे गांधी जी की बहुत सारी बुक हैं और उसको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली, आसान नहीं होता है बिकॉज इसमें मैं भी कंफ्यूज हुआ कि कौन से बुक कब लिखी गई हैं। तो यहाँ पे मैंने सबका दे दिया है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं। और ये बहुत, बिल्कुल मैं कहूँगा आसान नहीं है, इसलिए ये डिफिकल्ट लेवल पे है। इसकी जो सही ऑप्शन, जो फर्स्ट ऑप्शन है A, B, D, C, मतलब सबसे पहले जो है, सॉरी एक सेकेंड, नो दिस इज नॉट, वन सेकेंड मैं इसको ये कर देता हूँ। सबसे पहले जो उन्होंने लिखी है वो जो है हिंद स्वराज है, जो 1909 में लिखी गई है। और सबसे बाद में जो उन्होंने लिखी है वो इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स है, जो कि 1947 में आप देख सकते हैं। तो
तो ये जो है सी नंबर पे, तो सी से ही अंत होगा, सी से अंत होता हुआ केवल 2 ही है, और इसमें बी से शुरू होगा तो बी से शुरू होता हुआ ये है। तो ठीक है, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है लेकिन मतलब गलत नहीं है, इसका आंसर सही है। Now come to this, which of the following statement is correct regarding the basic assumption of realism? ये क्वेश्चन क्यों आसान हो जाता है? क्योंकि बी स्टेटमेंट के चलते डिपेंडेंसी थ्योरी इज ए की एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म। यदि ये कहा जाए कि डिपेंडेंसी थ्योरी, आपको पता है कि वो एक नियो मार्क्सिज्म से रिलेटेड है और रियलिज्म से उसका नाता नहीं है, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही गलत है। तो बी को यदि आप हटाते हैं, बी बी बी, तो एक ही ऑप्शन बचता है, और इस टाइप का जब एलिमिनेशन काम करता है तो क्वेश्चन आसान हो जाता है, इसलिए ये इजी है। बाकी पढ़ लीजिएगा, बाकी सब सही है। चलिए मैं एक बार पढ़ देता हूँ। रियलिज्म एक्सप्लेन पावर पॉलिटिक्स इन टर्म्स ऑफ ईगोइज्म, स्टेट क्राफ्ट एंड नेशनल इंटरेस्ट आर की एस्पेक्ट ऑफ रियलिज्म, एंड बैलेंस ऑफ पावर इज इसेंशियल टू प्रिजर्व द लिबर्टी ऑफ स्टेट। ये सब तो की टीनेट है रियलिज्म के। इजी क्वेश्चन। अब ये पहला क्वेश्चन जो चैलेंज करने लायक है। अब यहां पे देखिए कि इसमें ये कह रहे हैं कि नॉट करेक्ट, और चलिए डी स्टेटमेंट पे आते हैं, कहां प्रॉब्लम है। अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन वन इलेक्शन कमिश्नर इन द इलेक्शन कमीशन इज मैंडेटरी। ये स्टेटमेंट गलत है। क्यों? क्योंकि आप पहले आर्टिकल 324 को पढ़िए, मैं दो प्रूफ देता हूं। 324 का 2 जो है, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन से कॉपी पेस्ट किया है। यह है कि द इलेक्शन कमीशन शैल कंसिस्ट ऑफ the chief election commissioner and such number of other election commissioner if any, मतलब ऑप्शनल, as the president may from time to time fix। मतलब प्रेसिडेंट चाहे तो 0 करे, चाहे तो 1 करे, चाहे तो 2 करे, चाहे तो 3 करे। तो ये कोई मैंडेटरी नहीं है। मैंडेटरी केवल क्या है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर को होना ही होना है इलेक्शन कमीशन में, लेकिन और इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो ऑप्शनल है। एक और मैं प्रूफ दूंगा आगे, एक सुप्रीम कोर्ट की केस लॉ है, मैंने उसका रेफरेंस भी दिया, आप उसको कोट भी कर सकते हैं चैलेंज करने में। अब यहाँ पे आइए कि यदि डी मान लीजिए आपको नॉट करेक्ट है तो डी ऑप्शन में होना चाहिए, लेकिन डी केवल जो है 2 ही ऑप्शन में है। आप देखिए यहाँ पे ए बी सी डी और बी सी डी। तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे स्टेटमेंट को। यहाँ पे ए स्टेटमेंट है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज फॉलोड फॉर ऑल द इलेक्शन इन इंडिया। बिल्कुल ये गलत है। आपको पता है क्यों? क्योंकि राज्यसभा के लिए और एमएलसी के इलेक्शन में जो है वो नहीं होता है। इवन प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए भी जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से होता है। तो ए स्टेटमेंट जो है वो भी होना चाहिए। तो ए इसमें नहीं है तो ये खत्म हो गया। इसका मतलब कि चारों स्टेटमेंट नॉट करेक्ट होगा यदि डी इसमें है तो, और चारों इस गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया डज नॉट सुपरवाइज पंचायत एंड म्युनिसिपल इलेक्शन, जो कि सही है। इसका मतलब है कि बी नहीं होना चाहिए इसमें, तो इसका सही आंसर होगा ए सी डी। लेकिन कोई भी ऑप्शन ए सी डी नहीं है, और इन्होंने जो ऑप्शन दिया है वो ए सी केवल है। इसका मतलब कि इन्होंने इसको सही मान लिया है डी को। डी सही नहीं है। मैं 2 प्रूफ दे रहा हूं। एक तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया आर्टिकल 324(2), आप अपने चैलेंज में लिख सकते हैं। और सेकंड आइए, ये जो है केस लॉ है सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट हेल्ड करता है। मैंने इसका रेफरेंस भी दिया है, आप इसको नेट पे जाके यहाँ इस लिंक से खोज सकते हैं। वहां पे ये लिखा गया है कि द इलेक्शन कमीशन एज इन्विसेस्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज एन इंडिपेंडेंट इंस्टीट्यूशन हैज टू फंक्शन एज सच इन द डिस्चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, ब्ला ब्ला छोड़ दीजिए। द सैलिएंट फीचर ऑफ द composition of the election commission as given in article 324 are that the commission shall always consist of a permanent incumbent, that is the chief election commissioner, but the president has also been given the power to appoint such member of other election commissioner as he may from to time fix, while the appointment of the chief election commissioner is must. The appointment of other election commissioner or commissioners is not obligatory, मतलब it is optional. The number of other election commissioner is left to the discretion of the president depending upon the need felt from time to time. ये अभी भी आपको मैं बताऊं कि अभी करेंटली क्या हुआ था कि जब मिस्टर गोयल ने जो है इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन कर दिया था कुछ दिन पहले ही, तो ये न्यूज में काफी आया था कि अभी इलेक्शन कमीशन इलेक्शन होने वाला है, कैसे काम करेगा। तो कई एक्सपर्ट, कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने कहा कि ये मैंडेटरी थोड़ी है कि मल्टी मेंबर हो, नहीं होगा तो नहीं होगा। एक जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो काफी है इलेक्शन कमीशन को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनली, इसलिए ये मैंडेटरी नहीं है। इसको चैलेंज कीजिए। आइए अब नेक्स्ट देखते हैं,
Who among the following advocated the concept of relative autonomy of state? ये क्वेश्चन खासा डिफिकल्ट है। इसका कारण ये है कि कई इसमें से स्टूडेंट आप में से लुई अल्थुजर को चुन सकते हैं, बिकॉज हु केम अर्लियर स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म के सबसे बड़े प्रोपोनेंट। वैसे ये सब आपको सिलेबस में है भी नहीं, सीयूईटी के ये सिलेबस के बाहर की है। तो उन्होंने कितना कंट्रीब्यूट किया रिलेटिव ऑटोनॉमी में, और निकोस पोलंजा ने कितना किया, ये सब इतना डीप एनालिसिस आप नहीं कर सकते अंडर ग्रेजुएट के लेवल पे पढ़ करके। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि इवन मार्क्स ने भी जो रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट को थोड़ा बहुत कहा था। रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ कैपिटलिस्ट स्टेट का मतलब ये होता है कि वैसे तो मार्क्सिज्म में ये माना जाता है कि जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर जिसको बेस कहते हैं, उसी से जो है पॉलिटी एंड जो सुपर स्ट्रक्चर के और जो अदर एलिमेंट है, आर्ट, क्राफ्ट, मीडिया, ये सब डिटरमिन होते हैं। और पॉलिटी चूंकि डिटरमिन होती है तो स्टेट भी जो है एक तरह से ऑटोनोमस नहीं रह जाता है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में जिसका डोमिनेंस होता है उसी के इंटरेस्ट के लिए वो काम करता हुआ नजर आता है। लेकिन मार्क्स ने भी कहा था कि थोड़ी बहुत रिलेटिव ऑटोनॉमी तो कैपिटलिस्ट स्टेट को होती है, क्योंकि कई ऐसे मौके होते हैं जहां स्टेट जो है एक मेडिएटर एम्पायर के तौर पे डिफरेंट फैक्शंस ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास या वर्किंग क्लास को थोड़ा उसके रिवॉल्यूशन को रोकने के लिए ऐसा करता हुआ वो दिखता है कि जहां पे कि वो थोड़ी बहुत ऑटोनोमस हो लेता है कैपिटलिस्ट क्लास से या कैपिटलिस्ट क्लास के इंटरेस्ट से, बिकॉज कैपिटलिस्ट क्लास में बहुत सारे फैक्शन होते हैं। लेकिन बाद में जो स्ट्रक्चरल मार्क्सिज्म था उसमें लुई अल्थुजर ने इसको थोड़ा और आगे बढ़ाया, लेकिन निकोलस पोलंजा ने सबसे ज्यादा इस पे काम किया। उनकी जो बुक थी पॉलिटिकल पावर एंड सोशल क्लास, वो एक क्लासिक मानी जाती है रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ स्टेट पे। इसीलिए ये आप पढ़ लीजिएगा, ये मैंने इंटरनेट से थोड़ा बहुत रिसर्च किया, तो ये आंसर जो एनटीए ने दिया है मेरे हिसाब से सही है। निकोलस पोलंजा खासा डिफिकल्ट इसको आप मान सकते हैं। यहां पे आइए, अब तो बहुत सारे इजी क्वेश्चन हैं। रिपब्लिक जो है वो प्लेटो का है, और ए का 3 और इससे नहीं, चलिए इससे तो सॉल्व नहीं होता है क्योंकि ए के 3 से, लेकिन ये इसमें सभी आप जानते हैं। लेवाइथन जो है हॉब्स का है, तो आगे थोड़ा मतलब इसमें यह है कि एक से आपको नहीं काम चलेगा, आपको लगभग 3 जानना पड़ेगा। फ्लोरेंटाइन हिस्ट्री जो है मैकियावेली का है, और ये लॉक का है टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट। तो ये आसान क्वेश्चन है ऑफकोर्स, जबकि थोड़ा आपको सभी जानना है, एक से क्रैक नहीं होता, फिर भी आसान है। हु अमंग द फॉलोइंग, तो इसको मैच कर लीजिएगा, मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए। हु अमंग द फॉलोइंग थिंकर रोट सेक्सुअल पॉलिटिक्स, ये मीडियम लेवल। अब देखिए यहाँ पे ये है कि मैं यदि पिछले साल तक जो यदि मैं एनालाइज करता था तो मैं इसको इजी बोलता, लेकिन इस साल मैंने मीडियम कहा है क्योंकि एवरेज स्टूडेंट जो है इसमें कंफ्यूज कर जाते हैं। ऐसा नहीं कि सभी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखते हैं, और मैं तो इतनी बार कहता हूँ कि सेक्सुअल पॉलिटिक्स कैट मिलेट का बहुत इंपॉर्टेंट ये बुक है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि याद रखें। इस तरह से मैंने थोड़ा लिवरेज दिया है, उसको कट ऑफ डिसाइड करने में थोड़ी मुझे हेल्प होगी, इसलिए मैंने ऐसा किया है। सो कैट मिलेट की सेक्सुअल पॉलिटिक्स। मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट आपको पता है कि विंडिकेशन ऑफ राइट ऑफ वुमेन के लिए जाने जाते हैं। कैरोल पैटमैन जो है वो लिबरल डेमोक्रेसी की क्रिटिक हैं, जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट को फ्रैटर्नल कॉन्ट्रैक्ट कहती हैं, और जेएस मिल तो सब्जेक्शन ऑफ वुमेन। In 1971 India-Pakistan war, US sent which of its aircraft carrier to the Bay of Bengal in support of Pakistan? जब मैं मेमोरी रिकॉल कर रहा था तो मैं एयरक्राफ्ट कैरियर के बजाय एयरक्राफ्ट ढूंढ रहा था, और एयरक्राफ्ट कैरियर जो होती है वो एक शिप होती है, एक जहाज होता है जिसपे कि एक मैदान टाइप की उसकी प्लेटफॉर्म बनी रहती है, वहां से एयरक्राफ्ट जो है उड़ान भरती है, उसको एयरक्राफ्ट कैरियर बोलते हैं। तो वो शिप है, जहाज है, ना कि एयरक्राफ्ट। और ये शिप, ये बहुत फेमस एक फैक्ट है, कई लोग जानते हैं कि 7वां जहाजी बेड़ा, हिंदी में ऐसा लिखा जाता है कि डियोगो गार्सिया का जो नेवल बेस था इंडियन ओशन में, वहां से अमेरिका ने 7th फ्लीट को रवाना कर दिया था बे ऑफ बंगाल में बांग्लादेश के तरफ 1971 के वॉर में। इंडिया थोड़ा परेशान हुआ था, लेकिन रसिया ने भी अपने जो फ्लीट था उसको विदा करने की डिसाइड कर लिया। इसको देखते हुए जो है अमेरिका ने बुद्धिमानी दिखाई और उसने उसको पीछे खींच लिया, इंडिया को डराने के लिए था, समझ लीजिए। सो 7th फ्लीट, लेकिन फिर भी मैंने इसको डिफिकल्ट रखा है क्योंकि ये बहुत सारे एवरेज स्टूडेंट इस फैक्ट को नहीं भी जान सकते हैं। यहाँ आप डियोगो गार्सिया को जरूर याद कर लीजिए, क्योंकि उसका अगले क्वेश्चन में ये पूछे कौन सा नेवल बेस से ये विदा किया गया था। अमेरिका का डियोगो गार्सिया में नेवल बेस है। अब यहाँ पे आइए, क्रोनोलॉजिकली अरेंज द टेन्योर ऑफ द फॉलोइंग प्रेसिडेंट। ये बहुत आसान है क्योंकि प्रणब मुखर्जी से आप इसमें आप देख के ही समझ सकते हैं, इससे बाद में कोई नहीं होगा। और नीलम संजीव रेड्डी से पहले, सॉरी यहाँ मैंने गलत लिखा है, जाकिर हुसैन से पहले कोई नहीं होगा। फर्स्ट जो है जाकिर हुसैन होंगे, क्योंकि ये तो सेकंड हमारे प्रेसिडेंट थे, तभी कोई और हो सकते हैं। तो बी से शुरू होता हुआ और डी से अंत होता हुआ, केवल एक ही है जो बी से शुरू होता है डी से अंत होता है, इसलिए ये आसान हो गया।
इन विच ईयर वॉज द मेक इन इंडिया पॉलिसी अडॉप्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब देखिए मैंने इसको मीडियम इसलिए लिखा है कि वैसे तो लगता है, जब आपको जानते हैं कि 2014 मोदी गवर्नमेंट आते ही इन्होंने अनाउंस किया था, लेकिन बहुत स्टूडेंट्स में कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए इसको मैंने मीडियम रखा है। 2014 मेक इन इंडिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ सावरकर्स आइडिया ऑफ हिंदुत्व आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अब मैं चारों स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा हूं, ये सभी स्टेटमेंट सही है, लेकिन एक स्टेटमेंट पे आइए, हिज डेफिनेशन ऑफ हिंदुत्व included the faith that had an origin outside the territorial geography of India। मतलब क्या है, उन्होंने ये कहा था कि हिंदू कौन है जो ऐसे पंथ या धर्म को अपनाते हैं जिसका ओरिजिन इंडिया में हुआ है, इंडिया के बाहर नहीं हुआ है। तो ये स्टेटमेंट सीधा सीधा जो है इनकरेक्ट है, और यही आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होगा स्टैंडर्ड स्टूडेंट के लिए। जैसा मैंने कहा कि मैं थोड़ा इस बार लिबरल होकर के दे रहा हूं, तो इसको मैं मीडियम कहूंगा। बाकी जो है, सावरकर टेरिटोरियल या पॉलिटिकल नेशनलिज्म को मानते थे, जो कि वेस्टर्न नेशनलिज्म टाइप का था, और एन इसेंशियल ऑफ हिंदुत्व इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए कॉमन कल्चर। उनका कल्चरल नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट था, हिंदुत्व को एक कल्चरल कॉन्सेप्ट मानते थे। ही आइडेंटिफाइड इंडिया इन रिलीजियो कल्चरल टर्म विथ ए डिस्टिंक्ट सिविलाइजेशन बाउंड्री। ठीक है ये स्टेटमेंट। Which of the following statement are correct about Marx's concept of historical materialism? इसको मैं चलिए चारों को नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन यहां पे देखिए सी स्टेटमेंट में Marx contends that the political structure of society, ध्यान दीजिए, it should have been economic structure of society। जो बेस होता है वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर होता है, और उसके ऊपर जो है सुपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, और उसमें जो है पॉलिटिकल पॉलिटी आती है। इसलिए ये यहाँ पे द स्टेटमेंट होता है, द मार्क्स कंटेंट दैट द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ द सोसाइटी कंस्टिट्यूटेड बाय इट्स रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन इज द रियल फाउंडेशन ऑफ सोसाइटी। तो सही होता है, लेकिन चूंकि पॉलिटिकल स्ट्रक्चर लिखा है इसीलिए स्टेटमेंट गलत हो गया है। तो सी को यदि आप हटा दीजिए, सी सी सी, तो एक ही बच जाता है। इसलिए ये मीडियम मैंने दिया क्योंकि इतना आसान नहीं है, आप जल्दी जल्दी में पढ़ेंगे तो इसको आप सही भी इस स्टेटमेंट को देख सकते हो, और ABCD भी बहुत स्टूडेंट मारे होंगे इसमें। The Marxian theory of surplus value is largely derived from the theory of। ये क्वेश्चन इसलिए मैंने मॉडरेट रखा, वैसे ये डिफिकल्ट हो सकता था क्योंकि ये 4-5 सालों से इतना ज्यादा ये क्वेश्चन डिस्कस हुआ है मेरे द्वारा ही, क्योंकि ये JNU में एक बार पूछ दिया गया था कि किस लिबरल इकोनॉमिक थिंकर से मार्क्स ने जो है सरप्लस वैल्यू की थ्योरी ली थी, और वो डेविड रिकार्डो थे। तो इसके चलते ये क्वेश्चन जो है अब मॉडरेट कहा जा सकता है, तो इसलिए ये मॉडरेट है, डेविड रिकार्डो से उन्होंने ली थी। Which among the following country is not a member of SARC? ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, हम सब जानते हैं कि म्यांमार जो है सार्क का मेंबर नहीं है। सार्क में जो 8 मेंबर है उसमें ये नहीं है। यहाँ पे आइए, ये क्वेश्चन जो है मॉडरेट क्यों बन जाता है? क्योंकि बाकी ऐसा नहीं कि आपको ये सब बुक और ऑथर पता होंगे, लेकिन एक जरूर पता होगा, पावर ए रेडिकल व्यू, क्योंकि ये मैंने इतनी बार बताया, थर्ड डायमेंशन ऑफ पावर स्टीवन ल्यूक्स। और सी का 3 जो है केवल एक ही है, देखिए, और कहीं है ही नहीं। इसके चलते ये क्वेश्चन मॉडरेट बन जाता है। बाकी बुक जो है थोड़े अननोन है, एक बार आप और अभी इसको पढ़ लीजिए, दूसरे एग्जाम में काम आएगा, लेकिन उसके चलते ये मैंने मॉडरेट मारा है, मतलब इजी भी कह सकते थे लेकिन मॉडरेट। Which of the following book has not been written by B.R. Ambedkar? ये क्वेश्चन मॉडरेट और कई बार डिफिकल्ट भी हो सकता है, क्योंकि आप सोचेंगे कि गांधी, नेहरू, टैगोर, क्योंकि इस टाइप की उन्होंने बुक काफ़ी लिखी है, तो ये भी उन्होंने लिखा होगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं लिखा है। थॉट्स ऑन पाकिस्तान लिखा है। इस बुक का पूरा नाम है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, रिफ्लेक्शंस ऑन द बर्थ एंड आइडेंटिटी ऑफ ए नेशन। तो बाकी एनाइलेशन ऑफ कास्ट और प्रॉब्लम रूपी में तो किसी को दिक्कत हुई नहीं होगी, इसलिए मैंने इसको मॉडरेट कहा है। इसका सही आंसर उन्होंने नहीं लिखा है, गांधी, नेहरू और टैगोर। Which among the following thinkers is the author of the book Maneuver? ये खासा डिफिकल्ट है, आप में से कई लोग जो है इसको गलत कर बैठे होंगे, क्योंकि ये इतना कोई बहुत नोन बुक है ही नहीं। सिंथिया इन लोग की जो बनाना बीचेज एंड बेसिस, वो बहुत इंपॉर्टेंट या बहुत फेमस है या पॉपुलर है, नॉट मैनूवर। तो इसीलिए ये सही आंसर होते हुए भी ये डिफिकल्ट क्वेश्चन। Which of the following statement are correct about the Council of State? राज्यसभा के बारे में। अब यहाँ पे आइए, तो सुपर इजी लड्डू क्वेश्चन हो गया, क्योंकि यहाँ इन्होंने लिख दिया है 1/4 ऑफ द मेंबर। आपको पता है कि 1/3 ऑफ द मेंबर जो है वो एवरी सेकेंड ईयर जो है वो रिटायर होते हैं, और 6 ईयर का टेन्योर होता है। तो इसके चलते बी जो है नहीं होगी, तो बी 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 यहाँ गायब, यहाँ गायब, यहाँ गायब, तो एक ही बच गई। इसके चलते ये सुपर इजी हो गया, बाकी पढ़ लीजिएगा। मैच करना जो है ये भी सुपर इजी। इसका मतलब होता है ये साइन लड्डू क्वेश्चन ये सब है कि जॉन रॉल ने लिखा थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए का 2, और कैन यू बिलीव कि इससे ये क्वेश्चन जो है क्रैक हो जाता है। आपको आगे जानने की जरूरत नहीं, जबकि आगे सभी आप मैच भी कर सकते हैं,
क्योंकि सब इतने पॉपुलर बुक हैं, सुपर इजी। हु सेड दैट पॉलिटिक्स इज द ऑथोरिटेटिव एलोकेशन ऑफ वैल्यू? इसको देखने के बाद आगे आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेविड ईस्टन एंड सुपर इजी क्वेश्चन। यहाँ पे आइए, यहाँ पे भी ये इजी क्यों हो जाता है? क्योंकि दो कारण से। आलमंड भरवा ने सिविक कल्चर लिखा है, ये बहुत ही फेमस है, ए का 4, और ए का 4 जो है केवल एक में है, और इसी से ये क्रैक हो जाता है। कैन यू बिलीव? दो जब इस टाइप का क्वेश्चन हो तो ये सब लड्डू क्वेश्चन के श्रेणी में आ जाता है। रूसोज पॉलिटिकल फिलोसफी फर्निश्ड द बेसिस ऑफ पॉपुलर सॉवरेनिटी। ये सब बहुत ही मतलब इजी एंड पॉपुलर क्वेश्चन है, इजी है। विच अमंग द फॉलोइंग इज द रीजन फॉर कॉलिंग ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट? चौरी चौरा में जो इतने लोगों की हत्या हो गई थी, जो पुलिस चौकी को आग लगा दिया लोगों ने, उसके चलते ही बंद हुआ था, और यहाँ पे दिया हुआ है, तो इजी है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्स इज इशूड by the Supreme Court in case of illegal detention of person? Produce the body, habeas corpus। तो हैबियस कॉर्पस ये आसान है। मंडोमस क्यू वारंटो सर्टरी प्रोविजन के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, नहीं तो ये भी मौका है कि अभी इसको पता करके ही तब आगे बढ़ें। सब आसान क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग पॉलिटिकल थिंकर एस्टैब्लिश द अमित्य सभा? ये सब आसान है, राजा राम मोहन रॉय। अकॉर्डिंग टू लॉक फॉलोइंग आर द नेचुरल राइट ऑफ द पीपल? राइट टू लाइफ, लिबर्टी, प्रॉपर्टी, इजी। Who among the following political thinkers said equal should be treated equal and unequal should be treated unequally? That is called proportional equality or equity, और ये है एरिस्टोटल। ये भी इतने बार मैंने डिस्कस किया है, इजी। Which of the following are the principal organs of United Nations? इसमें जो है बहुत बच्चे कंफ्यूज करते हैं यूनेस्को को देख करके। आपको पता होना चाहिए कि इकोसॉक तो है, इसका इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, इकोसॉक, लेकिन यूनेस्को इसकी एक जो है स्पेशलाइज एजेंसी है, चीफ ऑर्गन नहीं है। चीफ ऑर्गन केवल 6 हैं, 3 यहाँ दिए गए हैं, सिक्योरिटी काउंसिल, ट्रस्टीशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, द सेक्रेटरिएट एंड जनरल असेंबली, एंड छठा है इकोसॉक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ये नहीं है, इसलिए इसको आप निकाल देंगे सी को, तो सी निकल गया, तो एक ही बच जाता है। लेकिन फिर भी ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं इकोसॉक और यूनेस्को में, इसलिए मैंने इसको मीडियम दिया। आप जरा गौर कीजिए कि मैंने मीडियम किस तरह के क्वेश्चन को लेबल कर दिया। जो कई लोग इसको इजी भी कह सकते हैं, लेकिन मैंने मीडियम किया है जिससे कि मैं पेपर को थोड़ा ज्यादा बेहतर एनालाइज कर सकूं कट ऑफ के लिए। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को चैलेंज करना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि इसका आंसर कोई गलत है। देखिए, ताशकंद एग्रीमेंट जो है 66 में होती है, जनवरी 66 में, 65 के वॉर के बाद हमारे यहाँ से लाल बहादुर शास्त्री साइन करते हैं। ताशकंद कहाँ है? उज्बेकिस्तान में, यस, उसकी शायद राजधानी है। और वहाँ से मोहम्मद अयूब करते हैं, उनके राष्ट्रपति, चेक कर लीजिएगा, ये दोनों साइन करते हैं। और बहुत ही दुखद होता है कि उसके कुछ ही समय बाद या घंटों बाद ही जो है उनको हार्ट अटैक से डेथ होती है, जो कि बहुत ही दुखद पहलू हम लोग के पॉलिटी का रहा। और ताशकंद एग्रीमेंट जो है उसको यदि हम मैच कर पाते हैं, जो कि सभी स्टूडेंट जानते हैं क्योंकि इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, तो ए का 2 और ए का 2 केवल एक है, इससे ये क्रैक हो जाती है। इसके चलते केवल ये सही हो जाएगा ऐसी बात नहीं, क्योंकि इसमें बाकी सब बहुत ही गलत दिया गया है। शिमला जो एकॉर्ड है, शिमला एग्रीमेंट पाकिस्तान का, तो वो 1972 में नहीं होती है, ये 72 होती है, जुलाई 72 में। और जो यूएस न्यूक्लियर डील 2005 में नहीं होती है, ये 2008 में है। 5 से तो उसकी बातचीत की शुरुआत होती है। इनफैक्ट 1, 2, 3 एग्रीमेंट भी जो है शायद 2006 में साइन होती है, और 2008 में ये डील साइन होती है। तो चूंकि इसमें इतनी सारे एरर हैं, दो, तो आपको इसको चैलेंज करना चाहिए कि ये क्वेश्चन को इनवैलिड डिक्लेयर करें, इनवैलिड डिक्लेयर करें। वैसे इससे फर्क नहीं पड़ता कि ऑप्शन कौन सा सही है। Which among the following political thinker argued that man is by nature a political animal? We all know Aristotle. Jus politicum. इस फ्रेज को भी याद कर लीजिए, जू पॉलिटिकॉन। अब ये जो है, ये पता नहीं इस टाइप के क्वेश्चन क्यों पूछते हैं। ये लैटिन अमेरिका प्रोवाइड्स द बेस्ट इंस्टेंस ऑफ द टेक्नोक्रेटिक कल्चर। द टेक्नो बॉयज वेर ए कोहर्ट। कोहर्ट का मतलब होता है जो एक साथ बड़े होते हैं, जो जितने लोग अभी आप लोग CUET PG दिए हैं वो कोहर्ट है, मतलब आप एक एज ग्रुप के हैं, उसको कोहर्ट बोलते हैं। Where a cohort of European or American trained graduate, mainly in economics and engineering, who influenced economic policy making in much of the continent, notably Chile,
इन द फाइनल डिकेड्स ऑफ विच सेंचुरी। अब इसको इतना लंबा चौड़ा पढ़ के आपको लगेगा कि टेक्नो बॉय हम तो नहीं जानते, ये सब कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है। क्यों? अमेरिका में यदि कोई इकोनॉमिक्स पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, तो वो 18वीं 19वीं शताब्दी में नहीं हो सकता। अमेरिका में इन सब की पढ़ाई जो है वो 19th सेंचुरी में शुरू होती है। इसका मतलब या तो 19th सेंचुरी होगा या 20th सेंचुरी होगा। 20th सेंचुरी का मतलब क्या होता है? लास्ट डिकेड का मतलब है कि 1990 सब में। और आप इसको गेस भी कर सकते हैं कि 1890 में तो आए नहीं होंगे, इतना पहले जो है वो मतलब इवन इंडिपेंडेंट भी वो सब बहुत सारे नहीं हुए थे। तो वो टेक्नो बॉयज आके करेंगे क्या, वहाँ क्या पॉलिसी बनाएंगे? डीकोलोनाइजेशन भी नहीं हुआ था। इसीलिए केवल ये 20th सेंचुरी ही हो सकता है, गेस करके आप कह सकते हैं। तभी इस तरह की पढ़ाई वहाँ करके लोग आएंगे और वहाँ पे वो जो है सुधार करने की कोशिश करेंगे। इसलिए बाई गेस इसको कर सकते हैं। इसलिए मैंने इसको मीडियम टू डिफिकल्ट कहा, और बाद में जब मैंने टेबल बनाई है कट ऑफ के लिए तो उसको मैंने डिफिकल्ट में ले लिया है, और भी लिवरेज देने के लिए एक एवरेज स्टूडेंट को। फिर अगेन लैटिन अमेरिका से एक क्वेश्चन पूछते हैं जो मेरे हिसाब से थोड़ी वेग हो गई है। लैटिन अमेरिका, द रीजन ऑफ द वर्ल्ड वेयर प्रेसिडेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैव डोमिनेटेड सिंस द 19th सेंचुरी इज आल्सो द रीजन विद। इसमें दो ही में आप कंफ्यूज करेंगे। हाईएस्ट नंबर ऑफ वुमेन तो खैर यहाँ कोई रही नहीं है, तो ये गलत है। और हाईएस्ट लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी कहाँ हुआ? अभी भी उतनी वो डेवलप्ड है नहीं रीजन। एक ही दो कंट्री है, अर्जेंटीना, ब्राजील एंड और। तो इसलिए यहाँ पे क्या कहा जाता है कि हाईएस्ट लेवल ऑफ रीजन इंस्टेबिलिटी रही है, काफ़ी इंस्टेबिलिटी रही है उस रीजन में, लैटिन अमेरिका में। अभी भी आप देखेंगे पेरू में और चिली में भी काफ़ी रहा है, उठा पटक होती है। यदि हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिम इंस्टेबिलिटी होगी तो हाईएस्ट नंबर ऑफ इलेक्शन भी होगा, क्योंकि अधिकतर वो डेमोक्रेसी है। तो पता नहीं इन दोनों में कैसे सेलेक्ट करने की बात है। इन्होंने दिया हाईएस्ट लेवल ऑफ रेजिम इंस्टेबिलिटी, काफ़ी इनस्टेबल अनस्टेबल पॉलिटी है। तो चलिए ठीक है, इसलिए ये मीडियम टू डिफिकल्ट मैं इसको टिक कर रहा हूँ। Who among the following linked a political development with administrative development? ये क्वेश्चन खासा डिफिकल्ट है, आपको नेट पे इस तरह का मिलेगा नहीं। और लेकिन ये आप इससे गेस कर सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट जो है, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी मैक्स वेबर ने दिया था, ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। और इसलिए और सोसाइटी एंड इकोनॉमी पे वो बुक लिखते हैं। तो आप इसको गेस कर सकते हैं कि उन्होंने पॉलिटिकल डेवलपमेंट को एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट से जोड़ा होगा, कि यदि एडमिनिस्ट्रेशन यदि रैशनल लीगल है तो इसका मतलब कि कोई सोसाइटी पॉलिटिकली डेवलप है। गेस कर सकते हैं, इसलिए मीडियम से डिफिकल्ट की तरफ में ले गया हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ। अब यहाँ पे यदि हम देखें तो लूसियन पाई जो है वो पॉलिटिकल कल्चर को या कल्चर को जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट से जोड़ते हैं। यदि कल्चर कैसा, उन्होंने चाइना, एशिया, इन सब पे काम किया है। Which of the following is not a type of political culture according to Almond? ये सब बहुत लड्डू क्वेश्चन है। इसमें पैरोकियल, पार्टिसिपेंट, सब्जेक्टिव है, ये बिल्कुल नहीं है ऑब्जेक्टिव। What were the main reason for the collapse of communism and end of Cold War? तो इसको चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, द स्ट्रक्चरल वीकनेसेस ऑफ सोवियत स्टाइल कम्युनिज्म, ये बिल्कुल एक कारण था। उसमें स्ट्रक्चरल वीकनेस थी, जिस तरीके से वो स्ट्रक्चर था, जो उसका इकोनॉमिक सिस्टम, जो सोशल सिस्टम, उसमें तो परेशानी होनी ही थी। तो ये जरूर होगा। दैन इम्पैक्ट ऑफ गर्बाचोव्स रिफॉर्म प्रोसेस, सभी जानते हैं ग्लासनोस्ट और प्रेस्टोरिका जो लेके आया वो बोतल में जिन्न की तरह थी। तो ए और सी जरूर होना चाहिए। कोई ऐसा ऑप्शन देखे इसमें ए और सी हो, केवल एक ऑप्शन इसमें ए और सी है, ऐसा कोई और है ही नहीं। इसके चलते आपका आसान हो जाता है। डी को देखिए, इकोनॉमिक एंड कल्चरल ग्लोबलाइजेशन, ठीक है, लेकिन ये कहना कि ग्लोबलाइजेशन वाज द इफेक्ट ऑफ कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, ये बड़ा डिफिकल्ट है। क्योंकि कई लोग ये कह सकते हैं कि कोल्ड वॉर का खत्म होना और कोलैप्स होना सोवियत रूस का ग्लोबलाइजेशन को लाता है। तो लेकिन चलिए ए और सी चूंकि केवल एक ही ऑप्शन में, तो हम इसको दे रहे नहीं, तो इसको भी स्ट्रिक्टली कहा जाए तो चैलेंज भी किया जा सकता है। Among the following statement which are true regarding United Nations Sustainable Development Goal और 2030 एजेंडा, ये क्वेश्चन डिफिकल्ट बन सकता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या प्रॉब्लम है। अगेन ए और सी मस्ट है। ए को पढ़िए, द एजेंडा इज अ ब्रॉड इंटर गवर्नमेंटल एग्रीमेंट दैट एक्ट्स पोस्ट 2015 डेवलपमेंटल एजेंडा। आपको पता है 2015 से 2030 के बीच में जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यूएन ने सभी कंट्री को एज ए होल, एज ए इंटरनेशनल सोसाइटी अचीव करने का लक्ष्य रखा है। तो ए जरूर होना चाहिए। सी को देखिए, इट इज बेस्ड ऑन द यूनाइटेड नेशंस रिजोल्यूशन इंटाइटल्ड द फ्यूचर वी वांट। ये भी सही है कि द फ्यूचर वी वांट जो है वो डॉक्यूमेंट 2012 में जो हुई थी, रियो +20,
उसमें एक डॉक्यूमेंट आया था, उसके बेसिस पे ये जो है बनाया गया था कि हम कैसा फ्यूचर चाहते हैं। तो ए और सी यदि आप देखेंगे तो अगेन केवल एक ही ऑप्शन में मिलता है, उसमें बी को आप शामिल करना आपको जबरदस्ती पड़ेगा। इट डज नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन डेवलप्ड एंड डेवलपिंग नेशन। ये मैंने इंटरनेट पे देखा तो ये सही है कि जो एसडीजी है वो डिस्टिंग्विश नहीं करता, वो सभी डेवलप या डेवलपिंग कंट्री पे यूनिफॉर्मली लागू होता है, इसलिए ए बी सी। डिफिकल्ट इसको कहा जा सकता है, मीडियम टू डिफिकल्ट मैंने लिखा है, लेकिन मैंने इसको डिफिकल्ट ही लिया है लास्ट में। ये तो अगेन एक लड्डू क्वेश्चन है, जेएस मिल के ऑन लिबर्टी। कौन कह सकता है कि वो नहीं जानता है इसको? कोई भी जो सीयूटी पीजी देता है, ए के टू और ए के टू से ये क्रैक हो जाता है, तो ये सुपर इजी है। एक और यहाँ पे बहुत इंट्रीगिंग और बहुत ही अच्छी बात नहीं है वो, कि यदि आप 714 यहाँ पे आप देखिए 762 इसका आईडी है, यदि 714 नंबर क्वेश्चन पे आप चले जाइए, कुछ समय पहले मैंने आपको अभी जस्ट एनालाइज किया एक स्लाइड में, तो वहां पे भी जो है इसमें से जॉन रॉल का थ्योरी ऑफ जस्टिस दिखता है और रॉबर्ट नॉजिक का स्टेट एंड यूटोपिया दिखता है, एनार्की हटा दिया है। तो एक ही पेपर में यदि रिपीटेशन हो क्वेश्चन का, तो ये क्या शो करता है? ये जो है लापरवाही शो करता है एनटीए के पार्ट में, कि कोई वहां पे ऐसा मॉडरेट करने वाला नहीं है जो 1 घंटा भी समय दे कि डिफरेंट सेटर ने जो पेपर दिए हैं कहीं उसमें कोई ओवरलैप तो नहीं है, जैसे यहाँ ओवरलैप। वैसे ये क्वेश्चन खासा आसान है, लेकिन इस ओवरलैप के चलते मुझे थोड़ी मतलब ये सबको देख के लगता है कि क्यों क्वालिटी इतना पुअर है। डोंट नो। Consider the following statement: the president cannot send back a constitutional amendment bill for recommendation of the parliament. Absolutely correct. ये मैंने कितनी बार आपको बताया है कि क्योंकि देखिए constitutional amendment bill जो है प्रेसिडेंट उसको जो है उसको बाउंड है उसको साइन करने के लिए, दिस यू शुड नो। तो ये जो है स्टेटमेंट सही है। अब आइए बी देखिए, द जुडिशरी ऑल्सो हैव द पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। एकदम आउटलैंडिश स्टेटमेंट है, जुडिशरी का कोई रोल नहीं है, ये लेजिस्लेचर का डोमेन है, इसलिए बी गलत है। और बी यहाँ हटाओ, यहाँ हटाइए, यहाँ हटाइए, तो एक ही बच जाता है ए सी डी। जब इस टाइप की एलिमिनेशन टेक्निक काम करती है तो ये इजी हो जाता है क्वेश्चन। बाकी पढ़ लीजिएगा, स्टेट लेजिस्लेचर का रोल नहीं होता है और पार्लियामेंट जो है बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकती है, केशवानंदा भारती केस। कमांड कैपिटलिज्म किस 5 ईयर प्लान में आया था? कमांड कैपिटलिज्म का मतलब होता है जहां स्टेट जो है वो कंट्रोल एंड कमांड करती है इन्वेस्टमेंट को, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन को। सेकेंड 5 ईयर प्लान में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था वो थ्रू पब्लिक सेक्टर था, इसके चलते इसको जो है कमांड कैपिटलिज्म कह सकते हैं। सेकेंड 5 ईयर, ये इसको मैंने मीडियम रखा है क्योंकि कई स्टूडेंट कंफ्यूज कर सकते हैं कमांड कैपिटलिज्म कहते किसको। Which of the following events are matching with their year of occurrence? ये थर्ड क्वेश्चन है जो चैलेंज किया जाना चाहिए और डेफिनेटली ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो इन्होंने दिया है सही आंसर इन्होंने बता दिया है कि बी और डी है, कि दोनों सही मैच्ड है, जबकि डी तो सही मैच है कि उरी जो है 2016 है, लेकिन टेरर अटैक ऑन पार्लियामेंट 2001 में होता है। आपको एन नंबर ऑफ प्रूफ मिलेंगे इंटरनेट पे, आप कहीं से भी ले लीजिए और उसको कोट कर दीजिए। 2013 बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये क्वेश्चन इनवैलिड हो जाता है। चैलेंज: Thucydides' text on Peloponnesian War is a story between which ancient state? ये बहुत ही फैसिनेटिंग स्टोरी है, मैंने कई बार अपने वीडियो में इसको बताया है। ये एथेंस एंड स्पार्टा के बीच की लड़ाई है, जैसे कि दो जो सुपर पावर होते हैं ना, अभी जैसे ये यूएसए एंड चाइना है, एक समय में आप समझ लीजिए जर्मनी एंड यूके हो गया था, या यूएसए एंड जर्मनी हो गई थी। तो उसके बीच का जो है वो लड़ाई है और उसमें फंस जाता है एक मेलोज नाम का एक बेचारा टाइनी सा आइलैंड सिटी स्टेट। मेलो एक न्यूट्रल स्टेट होता है, एथेंस उसके चारों तरफ घेराबंदी करके जहाजी बड़ा डाल के बैठ जाता है। मेलो और एथेंस में एक डायलॉग होती है जिसको मेलियन डायलॉग कहते हैं। उसमें जो है थ्यूसीडाइडस ने जो है रियल पॉलिटिक्स को दर्शाया है, रियलिज्म को। मेलोस बोलता है कि हम लोगों की क्या गलती है, मैं ना तो एथेंस की तरफ हूँ ना तुम्हारे तरफ हूँ। एथेंस कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होता है पॉलिटिक्स में, तुम्हें एक का साइड लेना ही पड़ेगा, यदि तुम न्यूट्रल रहोगे तो ये तुम्हारे मतलब तुम्हारे फेट में नहीं है न्यूट्रल रहना। और अंत में जो है एथेंस उसको कैप्चर कर लेता है, उस पर चढ़ाई कर देता है और मेलोज अपनी आज़ादी खो देता है। ये जो है रियल पॉलिटिक्स को दर्शाता है। सो एथेंस एंड स्पार्टा। द अर्लियर नोन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी इज फाउंड एथेंस। एथेंस फिर से एक बार क्वेश्चन में आता है, तो एथेंस देखेंगे तो हर बार सीयूईटी में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है, इजी क्वेश्चन। टीएच मार्शल की जो सिटीजनशिप है उसके जो 3 कंपोनेंट हैं, सोशल, पॉलिटिकल एंड सिविल, ये बहुत ही फेमस।
अब तो हो गया है, मैंने भी कई बार कहा, फिर भी मैंने इसको मीडियम रखा। आप गौर कीजिए कि किस तरह क्वेश्चन को मैं मीडियम में रख रहा हूँ, जो कि मैं इसको ईजी में भी रख सकता था। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए रियलिस्ट थिंकर, ये सब तो क्वाइट ईजी है, वुडरो विल्सन, अदरवाइज तो हॉब्स, वॉल्ज, मॉर्गनथाउ तो रियलिस्ट है ही। Which water treaty between India and Pakistan is one of the bone of contention? Bone of contention का मतलब होता है कि बिल्कुल झगड़े की जड़, between two neighbors. But I don't know कि क्यों झगड़े की जड़ है। इनफैक्ट इंडस वाटर ट्रीटी को वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटी माना जाता है इंडिया पाकिस्तान के बीच में, जिसपे कम से कम जो विवाद हुआ है। फिर भी इंडस वाटर ट्रीटी इसका सही है। और चूंकि इसको मैं भी बैठता तो मैं कंफ्यूज होता कि कहीं इंडस और गंगा वाटर ट्रीटी भी तो नहीं है, इसके चलते मैं इसको मीडियम टू डिफिकल्ट कर रहा हूँ क्योंकि ये वेग है। Who among the following political thinker was the author of the Percept of Justice? जैसे ही Percept of Justice देखे आप राजा राम मोहन रॉय, तो दो क्वेश्चन, आत्मीय सभा और Percept of Justice, राजा राम मोहन रॉय। In which of the Marx writing it is said the history of all hitherto existing society is the history of class struggle? द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, कई बार मैंने बताया, फिर भी मैंने इसको मीडियम में रखा है। इवन इसको भी मैंने मीडियम में रखा है क्योंकि एक एवरेज स्टूडेंट इस तरीके से याद नहीं कर पाते हैं कि कौन बुक किसने लिखा है। गौर कीजिए, अगेन मैं कह रहा हूं किस तरीके से मैंने इजी क्वेश्चन को भी मीडियम में रखा है। इससे आपको एक पर्सपेक्टिव पता होना चाहिए। जब लास्ट में टेबल देखेंगे कि मीडियम में 20 क्वेश्चन है, तो मत समझिएगा कि क्वेश्चन बहुत टफ है इसलिए मीडियम है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा एवरेज स्टूडेंट को लीवरेज देते हुए उसको रखा है कि कट ऑफ थोड़े लो में बता सकूं। The constitution of local body ombudsman was recommended by which of the following body? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट है क्योंकि आप कैसे जानेंगे कि ये किसने किया है। सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन ने एक्चुअली लोकल बॉडी ओम्बड्समैन, और केरला बिकेम द फर्स्ट स्टेट जिसने की लोकल बॉडी ओम्बड्समैन की नियुक्ति की है। लोकल बॉडी ओम्बड्समैन क्या हुआ? लोकपाल, जो ग्राम पंचायत के फंक्शन या म्यूनिसिपैलिटी के फंक्शन को देखेगा। अरेंज द फॉलोइंग इवेंट ऑफ कोल्ड वॉर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो ये तो आप जानते हैं, कितनी बार आपको मैंने कराया है। इसमें आप देखेंगे तो सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान 1979 में होती है, उससे बाद में तो कोई हो नहीं सकती है। तो इसमें जितने हैं, कोरियन वॉर, बर्लिन वॉर, सोवियत इन्वेजन ऑफ हंगरी, ये सब बहुत पहले हुआ है। तो ए से अंत होता हुआ कौन है? केवल एक ही, इसीलिए ये हो जाता है सुपर इजी। लिस्ट द फॉलोइंग इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। अगेन क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 दिखती है, लेकिन कारगिल वॉर जो है ये 1999 में होती है। इससे बाद में इसमें से कोई नहीं है क्योंकि IPKF जो है 1987 में जाती है। वी ऑल नो राजीव गांधी ने भेजा था, जो उनके मौत का कारण भी बन गया। जापानीज अटैक पर्ल हार्बर 1941 में होता है, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में। तो कारगिल वॉर से अंत होता हुआ केवल एक ही है जो बी से अंत होता है, इसलिए ये सब इजी हो गया। Who described India as a soft state lacking the capacity to act against the vested interest? मतलब ये क्वेश्चन खासा डिफिकल्ट है क्योंकि एक बुक लिखा था गुनार मेर्डल, जो कि स्वीडिश इकोनॉमिस्ट थे, द एशियन ड्रामा। उसमें उन्होंने कहा था कि एशिया में जो स्टेट है पोस्ट कॉलोनियल, वो सब सॉफ्ट स्टेट हैं। सॉफ्ट स्टेट उसको कहते हैं जो कि पॉलिसी तो बनाते हैं लेकिन इंप्लीमेंट करने की कैपेबिलिटी नहीं रखते हैं। तो इस तरह से उन्होंने इंडिया को भी जो सॉफ्ट स्टेट में शामिल किया था, गुनर मेंडल। पहल स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है? ये क्वेश्चन डिफिकल्ट मैंने रखा है क्योंकि ये इतना पहले लागू हुआ था या स्कीम लॉन्च हुई थी कि मैंने भी इसको कभी आप लोगों को रिवाइज नहीं कराया। तो यदि आपने बहुत अपने आंख खुले रखे होंगे तभी इस तरह के स्कीम को आप देखिए कि 2014 के दो स्कीम, मेक इन इंडिया और पहल को इन्होंने शामिल किया है। अब जनधन भी उसी टाइम में आया था। तो ये कोई बहुत सही स्टेप नहीं है। आप 2024 में आप यदि एग्जाम ले रहे हैं तो 10 साल पहले जो गवर्नमेंट की स्कीम थी वो आपको क्यों याद आ रही है? आज जो है विश्वकर्मा स्कीम है, या जो स्वानिधि है, या आयुष्मान भारत है, ये सब नई स्कीम जो अभी लॉन्च हुई है वो आपको क्यों याद नहीं आती है? मतलब ये बच्चों को एक तरह से आप परेशान कर रहे हैं, मैं ये बोलूँगा। ठीक है, यदि आप डिफिकल्ट बनाना चाहते हैं, ये डिफिकल्ट है। ये डायरेक्ट ट्रांसफर ऑफ LPG सब्सिडी से है। मैच ये तो आसान है क्योंकि हेजोमनी जो है वो ग्रामस्ची, इससे मतलब आसान कुछ नहीं हो सकता है। और बी का 1 से जो है आपका एक ही इसमें है, तो ये सब सुपर इजी लड्डू क्वेश्चन हो जाती है। यहाँ पे चूंकि टॉगलियाटी का जिक्र है तो क्यों ना इसको हम लोग एक अवसर माने और ये समझें कि पॉलीसेंट्रिज्म क्या है। पढ़ लीजिएगा। टॉगलियाटी बेसिकली जो है वो इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर थे, और उस समय स्टालिन का निधन हो गया था, क्रुश्चेव वहाँ पे बने थे। तो उन्होंने ये एक पॉलीसेंट्रिज्म का पॉलिसी दिया कि
सोवियत रूस को हर जगह अपने ही कम्युनिस्ट पार्टी के मॉडल को नहीं लादना चाहिए। जो भी उसके इन्फ्लुएंस में कंट्री हैं जो कम्युनिज्म को अपनाए हैं, वो अलग अलग मॉडल जो है कम्युनिस्ट पार्टी की रख सकते हैं कम्युनिस्ट फोल्ड में होते हुए भी। इसको पॉलीसेंट्रिज्म कहा गया। Who among the following thinkers wrote the book The Spirit of Law? We all know Montesquieu, जो कि ये कहते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में यदि एग्जीक्यूटिव, जुडिशियरी और लेजिस्लेचर सेपरेट नहीं है और एक दूसरे के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं करते हैं, तो वहाँ पे लिबर्टी सिटीजन की आहत हो सकती है। स्पिरिट ऑफ लॉ जो कि बेसिक है, सेपरेशन ऑफ पावर जो है वो एक कॉर्नर स्टोन बन गई है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट की या कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट की। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन क्रोनोलॉजिकली अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है क्योंकि यूएनओ से पहले इसमें कोई नहीं है, तो सी से पहले शुरू होता हुआ दो ही है, ये दोनों तो खत्म हो गए। और सार्क 1985 के बाद में कोई नहीं है, तो डी, तो सी और डी से अंत होता हुआ तो चलो दोनों ही है। तो बी ए बी देखते हैं, तो ये बी ए होगा। क्यों? क्योंकि पहले आई है नाम 1961 में और तब आई है आसियान 1967 में। इसके चलते ये बी ए होगा और बी ए यहाँ पे है, इसलिए चौथा। तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, इसलिए मैंने इसको मीडियम में दिया है। क्रोनोलॉजिकली चलिए यहाँ पे इन्वायरमेंट के जो एग्रीमेंट है उसको या समिट जो है उसको यहाँ पे लिखा गया है। तो यहाँ पे देखिए रियो अर्थ समिट से पहले इसमें कोई नहीं, क्योंकि ये 1992 में होता है। तो बी से शुरू होता हुआ केवल दो ही है, तो ये दो को खत्म कर दीजिए। एक डी है, एक सी है, तो चलिए डी सी को देखते हैं। कोपेनहेगन 2009 में होता है। अब यहाँ आके आप खासा कंफ्यूज कर सकते हैं। जोहानसबर्ग, मैं भी थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हुआ, मुझे याद आया कि इसका कहीं 2012 है, लेकिन ये 2002 है। तो 2002 यदि है तो पहले कौन आएगा? पहले आएगा जोहानसबर्ग, डी आएगा। तो डी जो है पहले किस में है? डी यहाँ है और सी यहाँ है, इसका मतलब ये सही हो गया। तो थोड़ा सा ये जो है मीडियम टू डिफिकल्ट की तरफ चला जाता है जोहानसबर्ग के चलते। अदरवाइज तो क्योटो प्रोटोकॉल तो आपको पता है कि 1997 में हुआ था। सो बी के बाद ए में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद डी होगा, तो इसलिए मैंने मीडियम से डिफिकल्ट ले गए हैं उसको। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कवर्ड अंडर आर्टिकल 21? ये भी आपको डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए मैंने मीडियम टू डिफिकल्ट में दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्टिव यूथेनेसिया है इसका मीनिंग आपको पता नहीं होगा इसके चलते, और आप राइट टू लाइवलीहुड से भी कंफ्यूज कर सकते हैं। बेसिकली यूथेनेसिया मतलब होता है जब किसी को जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, जो उसका बॉडी, बस समझिए कि वो केवल जिंदा है, माइंड जिंदा है, बॉडी लगभग एक्टिवेट कम बंद हो गया, तो इसको यूथेनेसिया कहते हैं। जहाँ की यदि लाइफ सपोर्ट सिस्टम को यदि आप हटा लेते हैं तो वो पर्सन डेड हो जाता है। इसको पैसिव तब होता है जबकि मतलब कि आपने जबरदस्ती ऐसी कंडीशन क्रिएट नहीं किया है कि यूथेनेसिया दिया जाए, और एक्टिव है कि आपने पॉजिटिवली जो है वो कंडीशन क्रिएट करके उसके लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटा लिया है। तो एक्टिव यूथेनेसिया जो एक तरह का मर्डर माना जाता है, ये कोई अलाउड नहीं है, इसलिए इसको जो है कभी भी आर्टिकल 21 के तहत, क्योंकि राइट टू लाइफ के अगेंस्ट हो जाता है, इसको नहीं रखा जा सकता है। सो एक ही इसमें आएगा। राइट टू लाइवलीहुड या राइट टू वर्क जो है एक तरह का आर्टिकल 21 के तहत जो है फंडामेंटल राइट माना जाता है, क्योंकि राइट टू लाइफ का मतलब है कि राइट टू लाइफ विद डिग्निटी, और डिग्निटी के साथ जीने के लिए आपको लाइवलीहुड चाहिए। बाकी इन दोनों में तो कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सो मीडियम टू डिफिकल्ट। Who among the following is the author of the book Statesman? तो ये हम जानते हैं कि ये प्लेटो है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है कई स्टूडेंट के लिए, इसलिए लॉ, स्टेटमेंट, ये दोनों जो हैं प्लेटो की है, तो मीडियम में मैंने रखा है। Who among the following describe democracy as tyranny of majority? ये आसान क्वेश्चन है, एलेक्स डे टॉकवेल, और यही चीज जेएस मिल ने भी कहा। अब यहाँ पे जो है क्रोनोलॉजिकली इसको अरेंज करना है। यूनाइटेड नेशन के बारे में कुछ बातें हैं। तो इससे पहले क्या हो सकता है कि यूएन चार्टर साइन होता है, तभी तो कुछ होगा यूएन की एक्टिविटी। तो ए सबसे पहले होगा, तो ए तो 3 में है, चलिए तो बी वाली खत्म हो गई। उसके बाद देखिए उसके सेक्रेटरी जनरल बनेंगे, तभी तो कुछ आगे बात बढ़ेगी। तो सी जो है उसके बाद होगी, तो ए के बाद सी, तो ए के बाद सी जो है, तो ए के बाद चलिए सी, और सी के बाद क्या होगी? फर्स्ट यूएन पीस कीपिंग भेजी जाएगी। तो पहले जो है ट्रैगवे ली बनेंगे और तब जो है यूएन पीस कीपिंग फोर्स जाएगी, क्योंकि ये तो 1956 में हुआ था, उसके पहले ट्रैगवे ली जरूर बन चुके होंगे, तभी तो यूनाइटेड नेशन चलेगा। तो सी पहले आएगी, बी बाद में आएगी,
तो इसके चलते ये जो है आसान हो जाता है। यहाँ पे देखिए बी सी, मतलब बी पहले आएगी सी, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए 4 इसका सही होगा। सी बी विल बी द राइट। हु कॉन्सेप्चुअलाइज द आइडिया ऑफ बाउंडेड रेशनलिटी, ये सब बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हर्बर्ट साइमन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द थ्योरीज ऑफ ग्लोबल जस्टिस। ये आसान क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको बाकी पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट में ही आपको क्रैक हो जाएगा। यहां लिख दिया थॉमस पॉग इन हिज वर्क लॉ ऑफ पीपल, और एक एवरेज स्टूडेंट भी जानता है कि लॉ ऑफ पीपल जॉन रॉल ने लिखा है। इसके चलते जो आप इसको कट करेंगे तो ए को जैसे आपने कट किया, आपका देखिए क्रैक हो गया, क्योंकि एक ही ऑप्शन इसमें ए नहीं है, इजी। ये जो है डिफिकल्ट हो गया है, क्यों? क्योंकि ये चारों बुक जो है अननोन है, ये बुक नोन नहीं है। तो लेकिन फिर भी चलिए, थॉमस पॉग ने लिखा है वर्ल्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन राइट, यदि आप जानते हैं तो आप इसको क्रैक कर सकते हैं, अदरवाइज तो सबको पढ़ लीजिए। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है आगे के लिए। और यहाँ पे जो नैगेल की जो पॉसिबिलिटी ऑफ अल्ट्रुइज्म है उसके बारे में मैंने कुछ लिखा है, जरूर पढ़ लीजिएगा, बिकॉज दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट बुक, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नॉट थॉट, नॉट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी बहुत अब एक यूजुअल क्वेश्चन बन गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन पहले आता है कौन बाद में, ऐसा मैंने काफ़ी प्रैक्टिस भी कराया था अपने ग्रुप में। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो है 15 आता है, फिर 19, फिर 21, 22। लेकिन आपको ये जानना पड़ेगा कि सी जो है 22 है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट। यदि आप इस तरह थोड़ा बहुत भी जानते हैं तो आप इसको गेस भी कर सकते हैं, क्योंकि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन तो आर्टिकल 19 में आएगा, और ये राइट टू इक्वलिटी है। तो इस हिसाब से देखें तो सबसे लास्ट में सी आएगा, और सी से लास्ट होता हुआ केवल 2 ही है, तो इस 2 को गायब कर दीजिए। और शुरुआत जो है वो ए से होगी, क्योंकि 15 से पहले तो कोई होगा नहीं, ए से शुरू होता हुआ एक ही है, तो आसान। तो इसको चलिए मैं मीडियम में रखता हूं, क्योंकि इतनी भी आसान नहीं है। यहाँ पे आइए, ये क्यों बहुत लड्डू क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि बी आर अम्बेडकर जो है चेयरमैन है ड्राफ्टिंग कमेटी के। अब ये सब तो सबसे ज्यादा वेल नोन फैक्ट है ये एवरेज स्टूडेंट के लिए भी, और बी का 3 से ही जो है यहाँ पे आपको क्रैक हो जाता है, एक ही ऑप्शन है, इसके चलते ये लड्डू क्वेश्चन है, बाकी मैच कर लीजिएगा, वो सब भी बहुत नोन फैक्ट है। हुज रेजिम in Indian politics is popularly known as one party dominant system। आपको पता है कि कांग्रेस सिस्टम जो है नेहरू जी के टाइम में थी, फर्स्ट 2 डिकेड में इंडियन पॉलिटी के आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो इजी क्वेश्चन, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा। वी ऑल नो कि प्रेसिडेंट 12 मेंबर को राज्यसभा में नॉमिनेट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया। यहाँ पे देखिए आप दोनों में आप कंफ्यूज कर सकते हैं, लेकिन बलवंत राय कमेटी जो 1957 में बैठती है वो बहुत पहले कमेटी है, और मेजर उसी के रिकमेंडेशन पे 3 टीयर जो है पंचायती राज कंस्टिट्यूट होती है। सिंघवी कमेटी जो कि 1986 में आती है, उसने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट देने की पंचायती राज को बात की थी। तो बलवंत राय बेटर आंसर है, इजी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम अकॉर्डिंग टू जियोवनी सर्टरी। ये जो है कई स्टूडेंट को बहुत कंफ्यूज कर रहा होगा, क्योंकि मैंने भी जो मेमोरी रिकॉल में किया था उसमें हो सकता है मैंने भी उस कंफ्यूजन में कुछ ऐड किया होगा। आज इस पे मैंने थोड़ी बहुत और जो है रिसर्च की है। बेसिकली जियोवनी सर्टरी जो है उन्होंने एक सेमिनल बुक लिखी थी, पार्टीज एंड पार्टी सिस्टम, ए फ्रेमवर्क फॉर एनालिसिस, 1976 में। इस बुक को कभी आप भूलिएगा मत। इसमें उन्होंने 6 टाइप की आइडियल पार्टी सिस्टम को दर्शाया था, वन पार्टी सिस्टम, हेजोमनिक पार्टी सिस्टम। इन दोनों में फर्क क्या है कि वन पार्टी सिस्टम में बहुत ऑलमोस्ट कोई कंपटीशन नहीं है, जबकि हेजोमनिक पार्टी सिस्टम में एक पार्टी जो है बहुत पावरफुल हो जाती है, लेकिन है कंपटीशन। यदि आप इंडिया में देखें तो थोड़ी बहुत अभी हम उधर शायद बढ़ रहे हैं, जहां बीजेपी एक हेजोमनिक पार्टी सिस्टम में टॉप पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ऐसा नहीं कि इंडिया में पॉलिटिकल कंपटीशन खत्म हो गई है। वन पार्टी सिस्टम आप समझ सकते हैं ऐसा है जहां पे कि वर्चुअली मतलब कोई नहीं है, जैसे कम्युनिस्ट सिस्टम एंड ऑल। 2 पार्टी सिस्टम जैसे हम यूएस में है या जर्मनी में है, लगभग यूके में है। 2.5 पार्टी सिस्टम आप कह सकते हैं जैसे कि यूके में है, जहां की लेबर और कंजर्वेटिव लड़ते हैं, लेकिन लिबरल पार्टी भी जो है थर्ड पार्टी के तौर पे सामने दिखती है। मल्टी पार्टी सिस्टम बहुत सारे कंट्री में दिखती है, उसमें उन्होंने 2 जो है आइडियोलॉजिकल सेपरेशन पे 2 पार्ट किया था, मॉडरेट प्लूरलिज्म एंड पोलराइज्ड प्लूरलिज्म। और लास्ट उन्होंने कहा था कि फ्रैगमेंटेड मल्टी पार्टी सिस्टम या ऑटोमिस्टिक, जहां पे कि कोलिशन गवर्नमेंट बनना बहुत
डिफिकल्ट होता है। तो उन्होंने देखिए एक्सट्रीम या पोलराइज प्लुरलिज्म दिया था, मॉडरेट प्लुरलिज्म, लेकिन बैलेंस प्लुरलिज्म तो नहीं दिया था, सिंगल पार्टी सिस्टम भी दिया था। इस चलते ये सही नहीं है, लेकिन इसमें आप खासा कंफ्यूज कर सकते हैं, इसलिए ये डिफिकल्ट। Who among the following were not exponent of positive liberty? ये तो कई बार हम लोगों ने करा है। रॉबर्ट नॉजिक कैसे हो सकते हैं? ये तो फेमस लिबर्टेरियन है, निगेटिव लिबर्टी के प्रोपोनेंट। द प्रेसिडेंट कैन डिसॉल्व लोकसभा ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। आर्टिकल कितना है? 86, चेक कर लीजिएगा। और यदि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर खुद ही यदि लूज कर गई हो अपना कॉन्फिडेंस लोकसभा में, तो उस समय में वो अपनी डिस्क्रिप्शन को यूज कर सकते हैं प्रेसिडेंट। Chronologically arrange the SARC specialized body according to year of their establishment। ये खासा डिफिकल्ट एंड अर्बिट भी इसको हम कह सकते हैं, ओनली अर्बिट क्वेश्चन जो यहाँ पे है। इस तरह से कौन याद करता है? तो चलिए इसका सही आंसर सीधा मैं मार देता हूँ, थर्ड वन। मैंने इसको देखने की कोशिश नहीं की, आप चाहें तो इसका ईयर जाके देख सकते हैं। ये डिफिकल्ट है क्योंकि इसमें से कोई भी बुक आप नहीं जानते होंगे, हो सकता है एक को छोड़ करके, वो है टुवर्ड्स ए न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन मिनोब्रुक पर्सपेक्टिव। ये तो बहुत फेमस है, तो आप सभी जो है 50-50 गेम तो मेरे स्टूडेंट खेल लिए होंगे बी का 1, क्योंकि बी के 1 से 2 है, लेकिन उसके बाद तो जस्ट एक गेस है। इसका सही ऑप्शन जो है 4 है, तो आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो बुक है वो खासा इंपॉर्टेंट भी है, दिस पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड पब्लिक मैनेजमेंट, जो डी का 2 है। लेकिन डी के 2 से ही आपका काम जो है बनता नहीं है, क्योंकि यहां पे भी डी का 2 है, तो ये खासा डिफिकल्ट हो जाता है। लीगल थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी इन मॉडर्न टाइम्स वाज फर्स्ट प्रोपाउंडेड बाय जीन बोदिन। ये मैंने कितनी बार आप लोग को बताया है, तो आसान क्वेश्चन है। क्रोनोलॉजिकली अरेंज करना जो है ये थोड़ा मीडियम से डिफिकल्ट के तौर पे मैंने डाला है, क्योंकि जर्मन आइडियोलॉजी तो मेरे कई स्टूडेंट को पता होगी। 1845 उनका फर्स्ट बुक जो बहुत फेमस जो है वो 1844 में आती है, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मैन्यूस्क्रिप्ट। लेकिन उसके बाद आपको डिफिकल्टी होगी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो 48 में आती है, और क्रिटिक ऑफ गोथा प्रोग्राम, और इन दोनों का तो बिल्कुल आपको पता नहीं होगा 18 ब्रूमराय का, इसलिए क्वेश्चन डिफिकल्ट हो जाता है। Which of the following country is an example of coming together federation? तो कमिंग टुगेदर एंड होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन मैंने कई बार बताया है। कमिंग टुगेदर फेडरेशन का मतलब होता है कि पहले कुछ जो है फेडरेटिंग यूनिट होते हैं जो इंडिपेंडेंट होते हैं, बाद में वो सभी मिल करके जो है दे कम टुगेदर एंड फॉर्म ए फेडरेशन, जैसे कि यूएसए में हुआ, कनाडा में हुआ, ऑस्ट्रेलिया में हुआ, या स्विट्जरलैंड में हुआ, जर्मनी में भी ऐसा हुआ। लेकिन कुछ एग्जाम्पल हैं इंडिया जैसे, जहाँ पे कि एक कंट्री है लेकिन उसने एक डिसेंट्रलाइजेशन के तौर पे जो है फेडरेटिंग यूनिट को क्रिएट किया, जैसे इंडिया है, स्पेन है, बेल्जियम है, रसिया है। तो स्विट्जरलैंड यहाँ पे सही हो जाएगी। अब आइए डियर स्टूडेंट, आप इस स्लाइड के लिए वेट कर रहे होंगे। आप में से कई हो सकता है यहाँ जंप करके भी पहुंच गए हों कि अरे क्या सर इतना ज्यादा बता रहे हैं, मुझे तो जानना है कट ऑफ। मैं यहाँ पे एक डिस्क्लेमर पहले ही दे दूं कि कट ऑफ जो है इसको प्रिडिक्ट करना एक खासा रिस्क की काम है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता कि स्टूडेंट ने कैसा फील किया है एक्चुअल। जब बाद में हम पेपर देखते हैं तो हमारी जो थॉट होती है इजी मीडियम वो बहुत अलग होती है, और जब आप एग्जामिनेशन में जाते हैं तो बहुत अलग होती है। और चूंकि ये कंपटीशन है, कितने स्टूडेंट ने कैसा फील किया उसके बेसिस पे कट ऑफ डिसाइड होगी। मैंने यहाँ एक बहुत मजेदार काम किया है कि 2022, 3 एंड 24 तीनों को मैंने जो है एक टेबल बनाया है, इजी, मीडियम एंड टफ। लेकिन यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मैंने इजी, मीडियम और टफ जो इस साल का जो दिखाया है वो थोड़ा लिवरेज, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसको मैंने, जिसको मुझे इजी करना चाहिए था कुछ को मैंने मीडियम कर दिया, जिसको मीडियम करना चाहिए था उसको टफ कर दिया। उसके चलते आप इससे कंपेयर सीधा मत कीजिए। यदि आप ऐसे देखेंगे तो इजी, तो इस बार 33 इजी है, पिछले बार भी 33 इजी था, तो आपको लगेगा कि 23 के बराबर का ये इजी है। ऐसा नहीं है, ये पेपर 23 से बहुत ही ज़्यादा इजी है। लेकिन चूंकि मैंने एक पर्टिकुलर तरीके से इसको इजी मीडियम दिखाया, इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है। मॉडरेट देखेंगे तो 2022 में केवल 13 है, यहाँ 17, यहाँ 19, तो लगभग एक जैसा दिखता है, तो आप कहेंगे एक ही टाइप का पेपर है। डिफिकल्ट अर्बिट भी एक ही जैसा 17, 14, 20 है। हाँ, यहाँ पे जरूर एनटीए ने अपने परफॉर्मेंस तो सुधारी है कि इस बार केवल 3 क्वेश्चन चैलेंज करने लायक है, जिसमें से एक तो शायद आप नहीं भी कर सकते हैं, 2 को डेफिनेटली कर सकते हैं। यहाँ पे उन्होंने अपनी जरूर थोड़ी सी जो है अपनी क्वालिटी को इंप्रूव किया है तीसरे साल में आकर के।
ऐसे देख के आपको एक भ्रम पैदा होगा कि ये पेपर जो है 2022-23 जैसा ही है, लेकिन आप यदि कट ऑफ का देखेंगे तो जेएनयू में तो यहाँ पे कट ऑफ जो 240 प्लस गया था, जबकि यहाँ पे कट ऑफ 210 चला गया था। कैन यू बिलीव? जबकि आपको लगेगा कि एक जैसा ही पेपर ये है। तो उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे कैसा दिखता है 33, 19, 20 और 3 में। तो मैंने एक बहुत सेफ साइड लेते हुए और यहाँ पे एक बात और बता दें कि मैंने जो मॉडरेट टू डिफिकल्ट था उसको डिफिकल्ट में डाल दिया, इसलिए आपको डिफिकल्ट इतना ज़्यादा दिखता है। वैसे उतना ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, लेकिन मॉडरेट, जो कुछ मॉडरेट थोड़े से मॉडरेट से ऊपर थे उसको मैंने डिफिकल्ट में डाला है। इन सब के चलते जो है मैं एक फिर अगेन मैं थोड़ा, मुझे बहुत एप्रीहेंसन होती है क्योंकि स्टूडेंट इसको कुछ ज़्यादा वैल्यू देते हैं। जेएनयू मुझे लगता है कि 230 से 240 के ऊपर जो है एक 10 मार्क्स का मैं मार्जिन रख रहा हूँ, शायद आपको जेएनयू मिल सकता है। डीयू जो है एवब 210 से 220 और बीएचयू एसयू जो है 200 के ऊपर मिल सकता है। लेकिन अगेन मैं डियर स्टूडेंट बोलूँगा, इसको बहुत ज़्यादा वैल्यू मत दीजिएगा और इस तरह के क्वेश्चन मुझसे मत पूछिए लगातार यूट्यूब पे भी और मेल में भी कि सर मुझे 236 मिला है, मेरा हो जाएगा ना। इससे क्या फ़र्क पड़ता है, कुछ दिनों में ही रिजल्ट आ जाएगा। इंजॉय, आपने अपना काम कर लिया और उसको अब छोड़ दीजिए। फेट के ऊपर जस्ट प्रे, और यदि आप जेएमआई एंड एएमयू एंड अदर दे रहे हैं एग्जाम, तो उसके लिए फोकस कीजिए, ना कि इस पे अभी म्यूल ओवर कीजिए कि मुझे क्या मिलेगा नहीं मिलेगा। रिलैक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स दोज टीम मेंबर्स जिन्होंने मुझे हेल्प किया इसको जल्द से जल्द लाने में। और फिर से एक बार आपको याद दिला दें, यदि आप क्रैश कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं जेएमआई, एएमयू, सीपीटी उड़ीसा, सीपीजी असम एंड अदर पीजीईटी, तो आप मेल कर सकते हैं अपना नेम, टेलीग्राम आईडी एंड मोबाइल नंबर paulsciencehelp@gmail.com। यदि आप नेट जेआरएफ बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो एक दूसरा मेल आईडी है, उस पर मेल करें paulsciencehelp@paulsciencehelp.in। इस तरीके से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलेंगे बहुत जल्द किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए विदा। हैव ए नाइस टाइम।